हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए, हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। हम एरिथमेटिक पढ़ रहे हैं और इसमें हमने 2 चैप्टर मिक्सचर और रेशियो प्रपोर्शन कंप्लीट किया है। परसेंटेज हमारा तीसरा चैप्टर है, जिसका 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। ये तीसरा कंसेप्ट वीडियो है, आप इसे कंप्लीट देखें। अगर आपने 2 पहले नहीं देखें तो इन्हें भी देखिए। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, अभी तक हमने टाइप नंबर 4 तक देखा था। टाइप नंबर 5 अब हम शुरू करने वाले हैं। टाइप नंबर 4 में भी हमने रेट इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन देखे थे। वहां पर खास बात क्या थी कि हमारा जो एक्सपेंडिचर था या खर्च था, या ए इंटू बी इक्वल्स टू सी में जो हमारा सी वाला पोर्शन था, ये कांस्टेंट था। कांस्टेंट कहने का मतलब ये फिक्स होता था, ये नहीं बदलता था। यानी जब रेट बढ़ता था तो क्वांटिटी कम करनी पड़ती थी, या जब रेट कम होता था तो क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता था। तो हम यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखते थे कि कितना परसेंट रेट बढ़ा या कम हुआ, उस हिसाब से कितना परसेंट क्वांटिटी कम होगी या बढ़ेगी। आज हम यहाँ पर इस चीज़ को बदलने वाले हैं, यानी आज हमारा सी वाला पोर्शन या एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। हमें यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि रेट और क्वांटिटी कुछ कुछ परसेंट से बदलेंगे। तो आपको ये बताना है कि कुल मिलाकर खर्चा कितना बदलेगा, या ए और बी कुछ कुछ परसेंट से बदलेंगे तो कुल मिलाकर सी कितने परसेंट से बदलेगा, ये हमें यहाँ पर पता करना होगा। तो देखिए, मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ रेट बढ़ गया है, रेट जो है ये 10% से बढ़ गया है, और आपकी जो क्वांटिटी है वो भी आपने 20% से बढ़ा दी है, तो मुझे बताइए आपका जो एक्सपेंडिचर होगा, यानी जो आपका खर्च होगा, ये कितने परसेंट से बढ़ेगा, ये मुझे यहाँ पर पता करना होगा। तो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये 10% बढ़ा है, ये 20% बढ़ा है, टोटल 30% बढ़ा है, तो आंसर हो जाएगा गलत। कैसे, चलिए समझते हैं। फ्रैक्शंस याद हैं आपको? मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर रेट मेरा 1 होता, क्वांटिटी मेरी 1 होती, तो 1 रुपये प्रति किलो की चीज़ अगर मैं 1 किलो लूँगा तो खर्चा कितना होगा? 1 रुपये, है कि नहीं? अब मैं यहाँ पर रेट बढ़ा रहा हूँ 10% से। 10% का फ्रैक्शन बोलिए ज़रा। 10% का फ्रैक्शन आपको पता चलेगा 1/10। तो 1 में 1 का 1/10 जोड़ूंगा। देखिए, मैंने क्या बोला, 1 में 1 का 1/10 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा? तो देखिए, 1 + 1/10 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 11/10। बोलिए क्लियर? तो अब जो मेरा नया रेट है वो हो गया 11/10। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो देखिए, क्वांटिटी कितने परसेंट से बढ़ी है? 20%। 20%, तो मैं 1 में जब 20% बढ़ाऊंगा तो 20% का फ्रैक्शन बोलिए 1/5। तो मुझे यहाँ पर 1 में 1 का 1/5 जोड़ना पड़ेगा। तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, 1 का 1/5 और रहेगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये 1 + 1/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6/5। तो अब मैं जब इसको टोटल कैलकुलेट करूंगा तो जो मेरा खर्चा होगा वो कितना होगा? वो होगा 66/50, है ना? पहले मेरा खर्चा कितना था? 1, अब मेरा खर्चा कितना है? 66/50। कितना बढ़ गया, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, मुझे माइनस करना होगा। 66/50 में जब मैं 1 माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा 66 - 50/50। दिस विल बी 16/50, और इसका परसेंटेज निकालूंगा जब मैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। 50 से 100 2 बार में कैंसिल होगा, और ये हो जाएगा 32%, यानी मेरा खर्चा 32% से बढ़ेगा। अब देखिए, पूरा प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा लग रहा है। मैं इसको छोटा करने का आपको एक तरीका बताता हूँ। फ्रैक्शंस हमने जिस तरीके से याद किए थे, अगर वो आपको याद हैं तो मैं इसको उसी फ्रैक्शन के मेथड से थोड़ा सा शॉर्ट करके बताता हूँ। देखिए, सेकेंड्स में कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अगर मुझसे बोला गया रेट बढ़ गया 10% से, देखिए 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 10 में 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 11, है ना? याद आया? तो अगर पहले रेट 10 था तो अब कितना हो जाएगा? 11। क्यों? 10% बढ़ा। 10% यानी 1/10। एक संख्या ऐसी बताइए जिसका 1/10 निकालना आसान हो। तो 10। तो 10 का 1/10 कितना होता है? 1 होता है। तो 10 में 1 बढ़ा, 11। वैसे क्वांटिटी अगर मैं 20% बढ़ा रहा हूँ, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। एक संख्या ऐसी बताइए जिसका 1/5 निकालना आसान हो। तो 5। 5 का 1/5 1 होगा, तो 5 में 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए, पहले रेट इंटू क्वांटिटी कितना आ रहा था? 50।
अब रेट इंटू क्वांटिटी कितना आ रहा है 66। देखिए कितना बढ़ा, तो आप बोलेंगे 16 बढ़ा। कितने में से बढ़ा, 50 में से बढ़ा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, 16/50 इंटू 100। ये यहाँ से कैंसिल 2 टाइम्स, 32% विल बी दी आंसर। ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। इसके अलावा एक तरीका और है। कौन सा तरीका है, तो वो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। तो देखिए हमारे सामने एक फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूले में हमसे बोला जाता है कि अगर ए और बी दोनों बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, या एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो सी में कितने का परसेंटेज का फर्क पड़ेगा। तो ये जो मुझे बताएगा वो बताएगा मुझे सी का परसेंटेज डिफरेंस। याद रखिए ये मुझे सीधा सीधा सी पर इफेक्ट बताएगा कि कितने परसेंट का इफेक्ट पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये है हमारा फॉर्मूला। कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर ए बी क्या है, तो ए बी इज द परसेंटेज चेंज। ए में कितने परसेंट चेंज हुआ, बी में कितना परसेंट चेंज हुआ, वही नंबर्स को आपको यहाँ रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेट 10% से बढ़ा था और क्वांटिटी भी 20% से बढ़ी थी। अब क्योंकि दोनों बढ़ा था तो दोनों प्लस में रहेंगे। देखिए दोनों प्लस में है ना, तो मैं यहाँ पर ए के लिए लिखूंगा 10 प्लस बी के लिए लिखूंगा 20 प्लस ए की वैल्यू वापस 10 इंटू 20 अपॉन 100, 0 0 0 0, ये हो जाएगा 30 प्लस 2 इक्वल्स टू 32%। यानी सी में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा, 32। कम होगा या ज़्यादा, तो देखिए आंसर अगर प्लस में आया है यानी सी बढ़ेगा। यही आंसर अगर माइनस में आया होता तो सी कम होता। पर अब आप बोलेंगे कि सर माइनस में तो कुछ था ही नहीं, तो माइनस में कैसे आ सकता है। तो देखिए जब यहाँ पर ये कम होंगी ना कोई वैल्यूज, तो आपको यहाँ पर उसके लिए माइनस लेना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ आपके लिए। अगर मैं आपसे बोलूँ ए और बी का जो परसेंटेज है वो एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, जैसे ए बढ़ रहा है 20% से और बी कम हो रहा है 10% से। तो देखिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था, याद करिए, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। क्लियर है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 20 रखेंगे प्लस बी की वैल्यू -10 रखेंगे। याद रखेंगे क्यों, क्योंकि बी कम हो रहा है। प्लस ए की वैल्यू 20 इंटू -10 अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसिल ज़रूर होगा। ये 20 और -10, तो ये 10 बचेगा और यहाँ पर ये -2 आएगा, तो कुल मिलाकर 8%। यानी सी अभी भी प्लस में है, यानी सी अभी भी बढ़ेगा, पर कितने परसेंट से, 8% से। तो मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, चीनी की कीमत 20% से बढ़ जाती है और चीनी की खपत 10% तक कम हो जाती है, फिर कितने प्रतिशत व्यय में परिवर्तन होगा। तो चलिए यहाँ पर रेट इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर की बात की गई है। रेट बढ़ा है 20% से, 20% प्लस करेंगे। क्वांटिटी खपत कम हुई है 10% से, तो -10% करेंगे। आपसे पूछा है व्यय में कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा। तो अभी ए इंटू बी इक्वल्स टू सी के फॉर्मूले में मैंने आपको क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यहाँ पर साइन अकॉर्डिंगली चेंज होगा, बढ़ा या कम हुआ। तो देखिए ए बढ़ा है तो +20, बी कम हुआ है -10, प्लस ए बढ़ा है तो +20 और बी कम हुआ है तो -10 अपॉन 100। 20 - 10 इज 10 और यहाँ पर ये 0 0 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 8%। अब देखिए ये प्लस में आया है, अभी भी 10 प्लस में था ना, 10 - 2 इज +8, 8% इंक्रीज होगा, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी वस्तु की कीमत 6.2/3% से बढ़ा दी जाती है और खपत में 20% बढ़ जाता है, कितने प्रतिशत खर्च में परिवर्तन हुआ। तो देखिए यहाँ पर रेट इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर में इस बार दोनों चीज़ें बढ़ाई गई हैं। ये बढ़ाई गई है 16.2/3% से और क्वांटिटी बढ़ाई गई है 20% से। आपसे पूछा है खर्च में कितने का परिवर्तन होगा, तो चलिए फॉर्मूला आपको याद है ना, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब यहाँ पर आप 2 सेकंड के लिए रुक कर सोचें, ए की वैल्यू अगर मैं 16.2/3 लिखता हूँ और बी की वैल्यू 20 लिखता हूँ, फिर 16.2/3 इंटू 20 अपॉन 100, तो देखिए अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है कि नहीं।
तो अब यहाँ पर इस सिचुएशन में क्यों ना मैं अपना फ्रैक्शन वाला तरीका यूज करूं। देखिए 16 से ही 2/3% से बढ़ा, 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/6, यानी 6 से बढ़कर कितना होगा 7। वहीं क्वांटिटी 20% से बढ़ी, 20% से बढ़ने का मतलब 5 से कितनी हो जाएगी 6। याद आया कैसे, ये 1/6 से बढ़ा है, ये 1/5 से बढ़ा है, तो ये 6 में 1 बढ़ेगा 7 हो जाएगा और ये 5 में 1 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। देखिए पहले आपकी खपत और रेट का मल्टीप्लाई करता तो खर्चा आता 30 रुपये, अब आपका रेट और खपत का मल्टीप्लाई करूंगा तो खर्चा आएगा 42 रुपीज़। देखिए कितना बढ़ा, तो आप बोलेंगे 12 रुपये, कितने में से 30 में से, तो 12/30 इंटू 100। बोलिए क्लियर। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 से काट 2 से काट लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से काट लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 5। 2/5 इंटू 100 कितना होता है 40%, और ऑब्वियसली ये बढ़ा है यानी 40% इंक्रीज ही आंसर होगा। बोलिए मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। इस बार इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली जब दोनों चीज़ें ही बढ़ रही थी तो खर्चा भी आपका बढ़ रहा होगा। तो आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यदि आयत की लंबाई 33 से 1/3% से बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 10% से कम हो जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, बदल जाता है। चलिए एरिया के बारे में हमें क्या पता है, लेंथ इंटू विड्थ इक्वल्स टू एरिया, है कि नहीं। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यूज थी तो मैं यहाँ पर अपना फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करना प्रेफर करूंगा। लेंथ बढ़ेगा 1/3 से, विड्थ कम होगी कितने से 1/10 से, ये बढ़ेगा ये कम होगी तो ये 3 से होगा 4 और ये कम होगी तो ये 10 से होगा 9। यहाँ पर एरिया कितना आएगा 30, यहाँ एरिया कितना आएगा 36। देखिए कितना बढ़ा 6 बढ़ा, कितने में से 30 में, तो 6/30 इंटू 100 या ये 1/5 इक्वल्स टू 20%। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। सिंपल था, देखिए सेकेंड्स के क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हम आ चुके हैं हमारे टाइप नंबर 6 पर। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि आय में 20% की वृद्धि हुई है और व्यय में 10% की वृद्धि हुई है, बचत में कितने प्रतिशत का फर्क पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए मुझसे बोला गया एक आदमी है वो अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। खर्च करने का मतलब अगर वो 100 रुपए कमाता था तो उसने 80 रुपए खर्चा कर दिए, तो उसने सेविंग्स कितने की 20 रुपए की। ये उसकी इनकम थी, ये उसका एक्सपेंडिचर था, ये उसकी सेविंग थी। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग होता है आय माइनस खर्च बराबर बचत। 100 कमाए 80 खर्चा किए 20 बचाए। आगे उसने बोला उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। देखिए यहाँ से 20% बढ़ाएंगे 20%, बताइए कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 120। इसके बाद इसने बोला यहाँ से उसने 10% बढ़ा दिए, तो अब 80 का 10% कितना होता है, 80 का 10% तो 8 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 88। और अब जब माइनस करूंगा तो सेविंग कितनी आएगी बताइए, माइनस करने पर सेविंग आएगी 32। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी सेविंग कितनी बढ़ गई, तो हम सेविंग देख सकते हैं कि 12 रुपये बढ़ गई। कितने में से 20 में से। परसेंटेज कैसे निकालेंगे 12/20 इंटू 100, 20 से काट लेंगे 5 टाइम्स में, 12 5 60% इसकी सेविंग्स बढ़ गई हैं। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम्स में ऐसे अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% खर्च करता है। यदि आय में 10% की कमी होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, बचत में कितने प्रतिशत का फर्क पड़ेगा। चलिए एक आदमी अगर 100 रुपये कमाता था तो वो उसका 60% खर्चा करता था, तो बताइए 100 का 60% कितना होता है 60 ही होता है, तो उसने बचाया कितना 40। फिर उसने बोला कि आय में 10% की कमी हुई। चलिए इसकी आय में 10% कम कर देते हैं। 100 का 10% कितना होता है 10 होता है, यानी इसकी आय हो गई है अब 90। और व्यय में 20% की वृद्धि हुई, यहां से मुझे 20% बढ़ाना है। 60 का 20% कितना होगा, 60 का 10% होता है 6 और 20% होगा 6 दूनी 12।
यानी इसकी व्यय खर्चा हो गया है 72 रुपये। 90 में से 72 खर्चा कर दिया तो बचाएगा कितना? ये बचाएगा 18 रुपये। बोलिए क्लियर है? पहले बचाता था 40, अब बचाता है 18। परसेंटेज निकालने के लिए पहले ये देखें कितना कम हो गया, तो आप बोलेंगे 22 रुपये कम हो गए। कितने में से? 40 में से। तो कितने प्रतिशत कम हुआ? तो 22/40 इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 20, 20 से काट लीजिएगा 100 कितनी बार में? 5 बार में। 11 पंजे 55% तक इसकी आय कम हो गई। 55% डिक्रीज। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एक खेत में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और प्रति व्यक्ति की मजदूरी 25% तक घटा दी जाती है। कुल खर्च में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ठीक है, चलिए आंसर निकाल लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि आपने कर्मचारियों की संख्या 25% से बढ़ा दी, वृद्धि कर दी। 25% से बढ़ाने का मतलब पहले तो मुझे फ्रैक्शन में बताएं कि कितने फ्रैक्शन बढ़ाना। तो मैं बोलूँगा 1/4 बढ़ाना। तो 4 से कितना हो जाएगा? 4 से कितना हो जाएगा? 5, है ना। 1/4 से बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि अगर पहले 4 था तो 4 में 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 5। फिर आपने प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% कम कर दी। 25% कम करने का मतलब वापस 1/4 से कम कर देना, यानी इस बार 4 से कितनी हो जाएगी? 3। बोलिए क्लियर? तो आप इसको ऐसे समझिए, अगर पहले 4 लोग काम कर रहे थे तो आप 5 करेंगे। पहले आप एक आदमी को 4 रुपए देते थे तो अब आप एक आदमी को 3 रुपए देंगे। तो देखिए पहले 4 लोग थे, हर आदमी को 4 रुपए मिल रहा था। कुल मिलाकर आप कितना बांट रहे थे? तो 16 रुपए बांट रहे थे। अब आपके पास 5 लोग हैं, हर आदमी को 3 रुपए दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर कितना रुपए दे रहे हैं? 15 रुपए दे रहे हैं। मुझे बताइए खर्चे में कितने की कमी हुई? तो आप बोलेंगे 1 की। पर वहीं अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज में बताइए, तो आप बोलेंगे 1 की कमी 16 पर, यानी 1/16 गुणित 100। परसेंटेज निकालेंगे कितना आएगा? 6.25%। 1/16 याद है ना? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, पढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि आयकर में 12% की वृद्धि हुई है तो शुद्ध आय में 3% की कमी हुई है, आयकर की दर ज्ञात करें। देखिए इनकम टैक्स का जो 12% है ये बढ़ गया है, तो टैक्स का जो 12% था वो बढ़ा है, और ये जो बढ़ा है इसके बढ़ने के कारण आपकी 3% की आय में कमी हो गई है, यानी आपकी इनकम का 3% कम हो गया है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपकी जो टैक्स का 12% था यही आपका इनकम का 3% था, यानी ये दोनों आपस में बराबर थे? बोलिए क्लियर है? यहाँ पर अब समझने की कोशिश करिएगा कि जो टैक्स था और जो इनकम था इसका रेशियो कितना आएगा। तो देखिए अगर मैं इनकम को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 3/12। तो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि टैक्स था 3, इनकम थी 12, तो टोटल आपका जो रेवेन्यू था, यानी आपने टोटल कमाया कितना था? तो आपने टोटल कमाया था 15। बोलिए क्लियर है? आपने 3 टैक्स दिया, 12 आपकी इनकम हुई, आपने टोटल कमाया कितना? 15। आपसे पूछा है रेट ऑफ इनकम टैक्स। रेट ऑफ इनकम टैक्स परसेंटेज में, तो देखिए कितना लगा था? 3 रुपए। कितने रुपए पर? 15 रुपए पर। 15 रुपए पर ही तो आपने दिया था ना टैक्स, जो भी आपने टोटल कमाया था। तो हम लिखेंगे 3/15 इंटू 100, इसको काट लेंगे 1/5, परसेंटेज होता है 20। सिंपल आंसर ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हुआ? नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई है तो शुद्ध आय में 1% की कमी हुई है, यानी टैक्स का 19% कितने के बराबर है? इनकम के 1% के बराबर है। याद रखिए ये जो इनकम है ना, ये आपका टैक्स काटने के बाद की बात कर रहा है वो ये। तो अब यहाँ से मैं टैक्स और इनकम का रेशियो निकाल लेता हूँ। टैक्स और इनकम का रेशियो 1/19 आएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे आपने 1 रुपये टैक्स दिया था, 19 रुपये कमाए थे, या 19 रुपये आपके पास आए थे, तो कुल मिलाकर आपने रेवेन्यू कितना जनरेट किया होगा? तो 20 में से एक आपने टैक्स दिया, 19 कमाए,
परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज 1/20। इनकम टैक्स कैसे निकलेगा, टैक्स अपॉन टोटल इनकम इंटू 100। ये कितना परसेंट होगा, 5%, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ परसेंटेज, ये क्या होता है, चलिए आगे समझते हैं। सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ परसेंटेज समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक आदमी है, उसने कुछ रुपए कमाए, उसके बाद वो शॉपिंग पर गया तो उसने कुछ खर्चा कर दिया, फिर वो दवाइयों पर भी कुछ खर्चा करता है और उसके बाद कुछ सेविंग कर लेता। अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल स्टेजेस हो सकती हैं। कैसे, ज़रूरी नहीं कि वो मॉल में ही जाके खर्चा करे, हो सकता है वो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करे, XYZ कहीं भी खर्चा कर सकता है। कहने का मतलब ये कि एक आदमी है, उसने कुछ पैसे खर्चा किए और फिर कुछ पैसे खर्चा किए और फिर कुछ पैसे खर्चा किए और फाइनली उसने कुछ पैसे बचा लिए। तो अब आपसे क्या होता है कि जनरली आपको ये वाला पैसा दे दिया जाता है कि ये पैसा उसने बचाया था, बताइए उसकी इनकम क्या थी। एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज एक आदमी है, उसने 20,000 रुपये कमाए, 20,000 में से वो 50% का तो अपना घर का सामान और ये सब ले आता है। तो मुझे बताइए उसके पास बचेगा कितना। तो 20,000 में से 50% गया तो अब उसके पास 10,000 बचेगा, है ना। बचे हुए पैसों का 70% वो अपने घर, दवाई, बच्चों की नेसेसिटीज़ के सामान में खर्चा कर देता है। तो अब बताइए 10,000 का 70% कितना होगा, 10,000 का 70% 7,000 होगा। तो अब उसके पास बचेगा कितना, 3,000। बोलिए क्लियर है। और इसमें से भी वो फर्दर कुछ और भी खर्चा कर सकता है। सपोज मैंने बोल दिया कि वो 10% और खर्चा कर देता है कहीं पर, तो अब उसके पास कितना बचा, तो अब जो 10% होगा वो 3,000 पर होगा। 3,000 का 10% कितना होता है, 3,000 का 10% 300 होता है, यानी उसके पास बचेगा 2,700 रुपये। बोलिए क्लियर है। अब क्या होगा, देखिए आपको ये जो जानकारी है ना, ये कुछ इस तरीके से दी जाएगी कि एक आदमी है, वो कुछ पैसे कमाता है, नहीं पता कितने, उसमें से 50% वो घर खर्च में दे देता है, तो ये भी नहीं पता चलेगा। 70% वो यातायात या बच्चों के ज़रूरी सामान में दे देता है, और फिर बचे हुए का 10% वो कुछ और एक्स्ट्रा खर्चा कर देता है। आखिरी में उसके पास 2,700 रुपये बचते हैं। आखिरी में उसके पास 2,700 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू की आय क्या थी, उसकी मंथली सैलरी क्या थी। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब देखिए, मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये लिया है, एक्चुअल क्वेश्चन कैसा है मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के साथ करना क्या है वो समझ लीजिए। आपको बोला है पहले उसने 50% खर्चा कर दिया। अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आप बता सकते हैं 50% का मतलब 1/2 होता है, यानी उसने 2 रुपये कमाया होगा तो 1 रुपये उसने खर्चा कर दिया। बोलिए क्लियर है। फिर उसने 70% और खर्चा कर दिया। याद रखेंगे ये जो पैसा बचा था ना, इस बचे हुए का 70% खर्चा किया है, यानी अगर उसके पास 10 रुपये बचा होता तो उसमें से वो 70 खर्च कर देता, तो बचता कितना उसके पास, 3 रुपये। फिर उसने बोला कि अब जो बचा है इसका 10% और खर्चा कर देगा। 10% का फ्रैक्शन वापस 1/10 होता है, यानी अगर इसके पास 10 रुपये होते तो ये 1 रुपये फिर खर्चा कर देता और बचाता कितना, 9। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पहले उसने 50% खर्चा किया, फिर 70% खर्चा किया, फिर 10% और खर्चा किया। अब इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिक अरेंज करके आपको इस टाइप के क्वेश्चन का एक वन शॉट सॉल्यूशन दे दूंगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपसे कभी गलत नहीं होंगे। सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूं आपको। देखिए अब हम आ चुके हैं हमारे टाइप नंबर 8 पर। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। एक स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। तो जो भी स्टूडेंट्स है टोटल, उसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या यानी बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो क्या है, 4:1 है। आगे पढ़ते हैं। यदि 75% लड़के, इनमें से 75% लड़के छात्रवृत्ति और 70% लड़कियां, इनमें से 70% छात्रवृत्ति धारक हैं, इनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये समझते हैं कि हमें जो बताया गया है वो रेशियो है, और रेशियो कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। तो क्या 4 लड़के और 1 लड़की हैं? नहीं, वो 40 और 10 भी हो सकते हैं, वो 400 और 100 भी हो सकते हैं, वो 800 और वो 200 भी हो सकते हैं। तो क्यों ना मैं ऐसा कोई नंबर मान लूँ जिसका 75% और 70% निकालना आसान रहे।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा मान लूँ कि ये लड़के 40 थे, लड़कियां 10 थीं, तो कुल मिलाकर विद्यार्थी कितने हो गए? 50 हो गए। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि 40 का 75% निकालना आसान है। कितना होता है? 30 होता है। तो यहाँ पर 30 लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं। लड़कियों में देखिए 10 का 70% कितना होता है? तो 7 होता है। तो मैं बोलूँगा 10 में से 7 लोग छात्रवृत्ति पाते हैं। तो कौन कौन नहीं पाता है? तो देखिए यहाँ से आपको निकलेंगे 10 लोग और यहाँ से आपको निकलेंगे 3 लोग। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 13 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। तो क्या आंसर 13 होगा? नहीं, अभी तो परसेंटेज निकालना बाकी है। और परसेंटेज कितने में से निकलता है? टोटल में से। टोटल हमारा कितना था? 50। तो 13/50 गुणित 100 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काट लेंगे 2 बार में। 13 दूनी 26%। 26% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ये होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। मेरे ख्याल से आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि छोटी संख्या में 20% को 20 से जोड़ा जाए तो बड़ी संख्या के 10% और 25 के योग के बराबर होता है। आपके पास दो नंबर हैं 2x और 3x। इसका आपने 20% निकाला। 2x का 20% कितना होता है? 2x का 1/5। इसमें कितना जोड़ा? 20 जोड़ा। फिर आपने बड़ी संख्या का 10% निकाला, यानी 3x का 10% यानी 1/10, और इसमें कितना जोड़ा? 25, और ये दोनों आपने बराबर बोल दिए। कोई दिक्कत नहीं, इजीली हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2x/5 प्लस 20 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 3x/10 प्लस 25। अब इसको x को एक तरफ और बाकी नंबर को एक तरफ ले जा लें, तो ये हो जाएगा 2x/5 माइनस 3x/10 इक्वल्स टू, ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये 5 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, अपॉन में 10 आएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 3x। तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा x/10 इक्वल्स टू, यहाँ कितना बचा है? 5। तो x की वैल्यू 50। अब x की वैल्यू 50 है तो मुझसे क्या पूछा गया है? छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? 2x। 50 दूनी 100 होता है, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला गया? दो संख्याएं हैं, उनका अंतर उनके योग का 45% है, यानी x माइनस वाई जो है ना, ये 45% है। किसका? x प्लस वाई का। अब आप अगर रेशियो निकालना चाहें तो x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का रेशियो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये कितना होगा? 45/100। या रेशियो में अगर मैं बात करूं 5 से काटने के बाद, तो ये 9/20 होगा। बोलिए क्लियर है? 5 से काटेंगे 9 टाइम्स में, 5 से काटेंगे 20 टाइम्स में। अब आप चाहें तो यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। x/y कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 29/11। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते थे, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा लंबा चौड़ा सा लग रहा है, चलिए पहले पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन उतना खतरनाक है भी या नहीं। एक स्कूल में 10% छात्रों की 75% से कम उपस्थिति है और इन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है, लेकिन 75% से कम उपस्थिति वाले 20% छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति है। विद्यालय में कितने प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति 75% से कम है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सबसे पहले उसने क्या बोला? एक स्कूल में 10% छात्रों की 75% से कम उपस्थिति है और उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है, बिल्कुल नहीं बैठने दिया जा रहा है इनको। तो यहाँ पर समझिएगा कि जो टोटल है ना, इसका 10% इसको तो बैठने ही नहीं दिया गया। पर उसने क्या बोला कि जिनकी उपस्थिति 75% से कम थी, इनके 20% लोगों को बैठने की अनुमति दे दी गई। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो भी आपके लो अटेंडेंस वाले लोग थे, इनका केवल 80% विद्यार्थी ही परीक्षा में नहीं बैठा। यहां पर ध्यान से देखेंगे क्या बोला है? टोटल का
10% नहीं बैठा, और यहाँ पर जो भी लो परसेंटेज थी उसका 80% नहीं बैठा, क्योंकि 20% को तो आपने अनुमति दे दी थी ना। तो जब ये लोग भी नहीं बैठे और ये लोग भी नहीं बैठे तो ये आपस में बराबर ही तो होंगे। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ टोटल का 10% कितने के बराबर, टोटल का 10% ये जो लो अटेंडेंस वाले थे इनके 80% के बराबर है। तो टोटल अपॉन लो अटेंडेंस कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा 80/10 या 8:1। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है विद्यालय में कितने प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति 75% से कम थी। तो देखिए टोटल थे 8 और लो अटेंडेंस वाले 1, तो 1/8 इंटू 100 टोटल कितना परसेंट, 12.5%। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ शब्दों के जाल में घुमाने की कोशिश की गई है और कुछ भी नहीं है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आंसर 12.5। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप नंबर 9 पर आ चुके हैं हम। ये हमारा सबसे इजी, वन ऑफ द मोस्ट इजी टाइप में से एक है। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक सुरक्षित करना होता है। वह 90 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। अधिकतम अंक हैं, बेसिकली आपको निकालना है कि पेपर कितने नंबर का था, अधिकतम नंबर कितने हैं, अधिकतम अंक कितने हैं। तो देखिए क्या करना है, आपको पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, 40%। पहले मुझे ये बताइए 40%, क्या ये पासिंग मार्क्स 40% एक्चुअली किसका 40%, तो जो टोटल मार्क्स थे उन्हीं का तो 40% होगा ना। अब आप मुझे बताइए टोटल मार्क्स को मैं कितना परसेंट बोल सकता हूँ। तो क्या मैं टोटल मार्क्स को 100% बोल सकता हूँ, तो मैं ऐसा बोलता हूँ पेपर होगा 100% का, उसमें से आपको 40% लाने ज़रूरी है ना। एक विद्यार्थी जिसे 90 अंक प्राप्त हुए वो 10 अंकों से फेल हो गया, यानी टोटल उसको 100 नंबर चाहिए थे, 90 उसने लाया है, 10 कम हो गए, यानी टोटल कितने चाहिए था उसके 100। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो मिनिमम 40% है और ये जो मिनिमम 100 है ये आपस में बराबर ही तो होंगे। तो 40% के मार्क्स, 40% मार्क्स अगर 100 नंबर के बराबर हैं तो क्या मैं 0 से 0 कैंसिल करके और आपको ये बोल सकता हूँ कि 2 से 2 और कैंसिल हो जाएगा, तो 2% मेरा 5 नंबर के बराबर होगा। तो 1% कितने के बराबर होगा, 1% 2.5 नंबर के बराबर होगा। तो 100% कितने के बराबर होगा, तो 100% के लिए 2.5 में 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 250, यानी मेरा टोटल पेपर कितने का था, 250 अंक का था। बोलिए क्लियर है ये आपको, यहाँ तक की कहानी अगर समझ में आई है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैंने आपको ये बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश की है, पहला क्वेश्चन है तो बेसिक से, फिर आगे हम इसको और शॉर्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक सुरक्षित करना चाहिए। अभ्यर्थी को 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो देखिए उसको 220 मिले हैं, 20 से फेल हो गया, यानी उसको ये 20 भी चाहिए थे, यानी पास होने के लिए उसको नंबर चाहिए था 240 मार्क्स, 240 मार्क्स चाहिए थे उसको पास होने के लिए, और परसेंटेज में कितने चाहिए थे, 30%। तो मैं क्या बोलूँगा, 30% कितने के बराबर, 240 के बराबर, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट लीजिएगा, 1% कितने के बराबर, 8 मार्क्स या 8% के बराबर। बोलिए क्लियर। परीक्षा के अधिकतम अंक, अधिकतम अंक कितने होते हैं, अधिकतम यानी मैक्सिमम तो 100% होता है। तो अगर 1% की वैल्यू 8 तो 100% की वैल्यू 800 मार्क्स। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन इससे एक लेवल ऊपर। क्वेश्चन पढ़िए। एक उम्मीदवार जो एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है वह 30 अंकों से असफल होता है, लेकिन 32% पाने वाले दूसरे विद्यार्थी को उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक मिलते हैं। एक व्यक्ति ने 30% मार्क्स प्राप्त किए, दूसरे व्यक्ति ने 20% मार्क्स प्राप्त किए और दूसरे व्यक्ति ने 32% मार्क्स प्राप्त किए। बोलिए क्लियर है। यहां पर ये 20% वाला फेल हो गया, कितने नंबर से, 30 अंकों से, यानी इसको 30 नंबर और चाहिए थे। ये 32 वाला जो है ना, इसको 42 अंक ज़्यादा मिल गए, यानी अगर इसको ये 42 अंक कम भी मिलते तो मैं बोल सकता था ये पास हो जाता। पास अगर यहाँ बीच में कहीं है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 20% वाला है ये इससे 30 अंक दूर है, और ये जो 32 वाला है ये इससे
42 अंक दूर है। तो कुल मिलाकर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? इन दोनों के बीच की दूरी तो 72 हो जानी चाहिए, है कि नहीं? नंबरों में इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 72। और परसेंटेज में कितने की दूरी है? 12। तो 12% 72 के बराबर, तो 1% कितने के बराबर डिवाइड करेंगे? 6 के बराबर। तो 100% 600 के बराबर। बोलिए क्लियर है? पर यहां पर क्या पूछा है? फिर पास अंकों का प्रतिशत। देखिए पास के लिए आपको कितने अंक चाहिए? 20% में 30 ज्यादा चाहिए। ये 20% किसका होगा? ये तो टोटल मार्क्स का ही होगा ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि टोटल मार्क्स का 20% कितना होता है। टोटल मार्क्स का 10% 60 होता है, 20% 120 होता है। और यहाँ पर आपको 30 नंबर और चाहिए, यानी 150 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। कितने में से? 600 में से। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 150 अपॉन 600 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा? 25%। यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। एक परीक्षा में गणित में 34% और अंग्रेजी में 42% असफल रहे। यदि दोनों विषयों में 20% असफल रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये है वेन डायग्राम के ऊपर। वेन डायग्राम के ऊपर ये क्वेश्चन है। अगर आपको वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप बहुत इजीली बना लेंगे। अब जरा समझते हैं। देखिए हम यहाँ पर इसको 2 सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हैं वो विद्यार्थी जो मैथ्स में फेल हुए, ये है वो विद्यार्थी जो इंग्लिश में फेल हुए। बोलिए क्लियर है? यहाँ पर मैथ्स में कितने लोग फेल हुए थे? मैथ्स में फेल होने वाले 34% थे। इंग्लिश में फेल होने वाले कितने लोग थे? 42% थे। और दोनों में फेल होने वाले कितने हैं? तो देखिए ये हैं दोनों में फेल होने वाले लोग। दोनों में फेल होने वाले लोगों का नंबर कितना था? परसेंटेज कितना था? तो ये थे 20%। बोलिए क्लियर? अब देखिए होता क्या है कि जो 34% आपने गिना ना, इसमें वो लोग भी आ गए जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में फेल हैं, और वो लोग भी आ गए जो दोनों में फेल हैं। ये इसको ऐसा समझिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग मैथ्स में फेल हैं, तो ऑब्वियसली जो लोग केवल मैथ्स में फेल है वो तो हाथ उठाएंगे उठाएंगे, और जो लोग दोनों में फेल है वो भी हाथ उठाएंगे। तो कुल मिलाकर जब आप मैथ्स की गिनती गिनते हैं तो उसमें आप वो भी गिन लेते हैं जो केवल मैथ्स में फेल है, और वो भी गिन लेते हैं जो दोनों में फेल है। तो यहाँ पर क्या करना होता है मुझे? बेसिकली इस 20 को इस 34 में से माइनस करूंगा। कितना आएगा? 14। तो बेसिकली ये 14% लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल मैथ्स में फेल है। केवल और केवल मैथ्स में फेल हैं। यहां पर भी सेम चीज हुई है। आपने बोला इंग्लिश में कितने लोग फेल हुए, तो 42% लोगों ने हाथ उठाया, जिसमें से वो लोगों ने भी हाथ उठाया जो दोनों में फेल थे। तो अगर मुझे ये निकालना है कि सिर्फ इंग्लिश में कितने लोग फेल हुए, इसमें से 20 माइनस कर दूंगा तो बचेगा कितना? 22। तो अब समझने की कोशिश करिएगा। केवल मैथ्स में 14% लोग फेल हुए, केवल इंग्लिश में 22% लोग फेल हुए, और दोनों में 20% लोग फेल हुए। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे पूछूं कि फेल कितने हुए, तो आप बोलेंगे 14% मैथ्स में, 20% दोनों में, और 22% सिर्फ इंग्लिश में। तो कुल मिलाकर अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 56% लोग फेल हुए हैं, चाहे मैथ्स में, इंग्लिश में या दोनों में। तो अब दोनों विषयों में पास कितने लोग हुए होंगे? तो इनको छोड़ दें तो जो बचे 44% है, ये लोग दोनों विषयों में पास हुए होंगे, यानी ऑप्शन बी विल बी माय राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में और 42% अंग्रेजी में असफल रहे। यदि दोनों विषयों में 17% फेल हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? अगेन देखिए 2 सर्कल यहाँ पर बनाएंगे, एक इंग्लिश के लिए, एक हिंदी के लिए। ये इंग्लिश वाले हैं, ये हिंदी वाले हैं, फेल हैं ये याद रखिएगा। हिंदी में कितने लोग फेल हुए? 52% लोग हिंदी में फेल हो गए। इंग्लिश में कितने लोग फेल हुए? 42% लोग इंग्लिश में फेल हो गए। दोनों में कितने हुए? 17% दोनों में हो गए। तो देखिए 17 को ना इस 42 में भी गिन लिया गया है और इस 52 में भी गिन लिया गया है। तो क्या करना है? इसमें से 17 और इसमें से भी 17 घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाने पर मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 25%। ये कौन लोग हैं? ये केवल और केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं।
ये वो लोग हैं जो केवल और केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। यहाँ पर जब मैं 17 माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा, 35%। ये कौन लोग हैं जो केवल और केवल हिंदी में फेल हुए हैं और दोनों में कितने हुए हैं, 17%। तो अब पास वाले कहाँ होंगे, तो पास वाले ऑब्वियसली जो लोग दोनों में पास हुए होंगे वो इनसे तो अलग होंगे। इनको गिन लेते हैं, 25 और 35 कुल मिलाकर कितना हो गया, 60 और 17 77% लोग किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। कौन कौन से में, कुछ लोग इंग्लिश में फेल हुए हैं, कुछ लोग हिंदी में, कुछ लोग दोनों में। कुल मिलाकर 77% लोग कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। तो कितने लोग कहीं फेल नहीं हुए हैं, सब जगह पास हुए हैं, तो 100% में से 77 घटा देंगे, 23% लोग दोनों विषयों में पास हैं। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। मेरे ख्याल से अब आपको ये काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। एक परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। देखिए पास होने की बात की गई, लेकिन इन दोनों विषयों में 20% असफल रहे, यानी कुछ लोग ऐसे भी थे जो दोनों में फेल हुए। अब यहां पर आप एक बात का ध्यान देंगे कि जो पहले आपको डेटा दिया गया है वो पास वालों का दिया है। तो अगर मैं लिखूं यहां पर इंग्लिश और मैथ्स, तो देखिए 60% लोग अंग्रेजी में और 70% लोग मैथ्स में पास हो गए। इंग्लिश में 60% पास हो गए, मैथ्स में 70% पास हो गए, और मुझसे बोला है 20% लोग असफल रहे दोनों सब्जेक्ट में, यानी 20% लोग ऐसे हैं जो इस सर्कल में ही नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो सर्कल है इस बार ये पास वाले लोगों का है, फेल वालों को तो बाहर रखूंगा मैं। तो बेसिकली 20% अगर मैं बाहर रख रहा हूं तो टोटल कितना बचा, 80। तो मैं बोल सकता हूं 80% लोग ऐसे हैं जो इस सर्कल में आने के हैं। पर यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 60 है, ये 70 है, यहाँ बीच में कुछ होना चाहिए। इन सबको जोड़ूंगा तो ये तो 100% के ऊपर निकल रहा है। पॉसिबल है क्या, जबकि इनका सम कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बीच वाला परसेंटेज था ना, आपने इसको यहाँ भी गिना है, यहाँ भी गिना है, और यहाँ तो गिना ही गिना है, और इन सबको जोड़ने पर आपको 80 मिलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हटा देते हैं इसको। 60 में से अगर मैं x घटा दूं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, 60 माइनस एक्स, ये इंग्लिश वाले हो गए, प्लस 70 माइनस एक्स, 70 माइनस एक्स, ये मैथ्स वाले हो गए। अब बीच वाले बचे, इनको भी तो जोड़ना है, इनको जोड़ लेता हूं। x बराबर ये कितने के बराबर होना चाहिए, 80 के बराबर। तो देखिए यहां से क्या होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस एक्स अभी भी बचा है। 60 और 70, 130 माइनस एक्स बराबर 80। एक्स को इधर ले आए, 80 को यहां ले आने, कितना बचेगा, एक्स बराबर 50। यानी 50% लोग ऐसे थे जो दोनों ही विषयों में पास हुए हैं, क्योंकि ये जो सर्कल है ये पास वाला है। तो 50% लोग दोनों विषयों में पास हुए। तो मुझे बताइए केवल इंग्लिश में कितने परसेंट पास हुए होंगे, 50 माइनस कर देंगे, केवल इंग्लिश में 10% लोग पास हुए। केवल मैथ्स में कितने लोग पास हुए होंगे, 50 माइनस कर देंगे, 20% लोग केवल और केवल मैथ्स में पास हुए हैं। अब देखिए क्या पूछा है, मैं इजीली आंसर बता सकता हूं। यदि दोनों विषयों में 2500 विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, तो देखिए दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण हैं, 50%। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरा 50% कितने के बराबर, 2500 के बराबर। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या थी, 100%। कितनी होगी बताइए, 50% 2500, तो 100% 5000 होगी। तो यहां से ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। मैंने इतना क्यों निकाला, किसी दिन अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए इंग्लिश में कितने लोग पास हुए, तो देखिए 50% की वैल्यू अगर ये है तो 10% की निकाली जा सकती है कि नहीं। किसी दिन पूछ लेता कि केवल मैथ्स में कितने लोग, तो अगर 50% की ये है तो 20% की निकाली जा सकती है। तो मैं आपको सारी वैल्यूज निकाल कर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं एग्जाम में क्वेश्चन यही आए सेम, कुछ और भी पूछ सकता है। इंग्लिश में कितने लोग पास हुए ये पूछ सकता था, केवल मैथ्स में कितने लोग पास हुए ये पूछ सकता था, या दोनों विषयों में फेल कितने लोग हुए ये भी पूछ सकता था। तो यहाँ से हम हर एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल में करवाया। आंसर तो बहुत पहले ही आ चुका था, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर। देखिए हम आ चुके हैं हमारे टाइप नंबर 10 पर। यहां पर ये जो टाइप है इसको मैं बोलता हूं पॉपुलेशन और इलेक्शन। ये दो चीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो चलिए पहले पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, बोला है किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, ये बेसिकली कोई गांव होगा। यदि 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या होगी।
अगर आज 10,000 है तो हर साल 10% से बढ़ती है, तो टोटल कितनी हो जाएगी बताइए। क्या 10% यहाँ बढ़ेगी, यहाँ पर भी 10% बढ़ेगी, तो क्या टोटल 20% बढ़ी। और अगर आप सोच रहे हैं कि टोटल 20% बढ़ी है तो आप बिल्कुल भी गलत हैं, ये आंसर नहीं होगा। क्यों? देखिए, जब आप पहले 10% बढ़ाएंगे तो 10,000 का 10% बढ़ाएंगे, 10,000 का 10% कितना होता है 1,000, यानी कुल मिलाकर ये हो जाएगा 11,000। पर अगली बार जब 10% बढ़ेगी तो वो 10,000 में से नहीं बढ़ेगी, 11,000 में से बढ़ेगी। और 11,000 का 10% कितना होगा, तो ये होगा 1100। तो अब जब ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 12,100। तो कुल मिलाकर अब जनसंख्या कितनी है 12,100, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बोलिए, क्लियर है? ये समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% की दर से बढ़ रही है। गांव की आबादी 2 साल पहले क्या थी? अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। 2 साल पहले की बात की गई है। आपको नहीं पता 2 साल पहले क्या थी, पर वहां से पहले 4% बढ़ी होगी और फिर वहां से 4% बढ़ी होगी। तो अब जाकर आपकी आबादी कितनी हो गई है 67600। बोलिए, क्लियर है? एक बात यहां पर यह करिएगा कि आप हमेशा पीछे से आगे आने की कोशिश करिएगा। अगर आपने वापस 4% माइनस और वापस 4% माइनस किया तो आप अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए कि आप हमेशा आगे आने की कोशिश करेंगे। पीछे वाले को एक्स मान लें, ज़्यादा बेटर है। फिर 4% बढ़ाएं, फिर जो भी आएगा फिर उसका 4% बढ़ाए, कुल मिलाकर इतना है। तो अब आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए, पहले x थी 2 साल पहले, मैंने इसकी 4% जनसंख्या बढ़ाई। 4% का फ्रैक्शन याद है आपको? 4% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/25 होता है। कितना होता है 1/25। यानी अगर पहली जो शुरुआती ईयर था 2 साल पहले, फिर 1 साल पहले और ये आज की स्थिति है, तो अगर मैं इस साल और इस साल की सिचुएशन देखूं तो ये कुछ ऐसी थी कि 4% से बढ़ी है, यानी 25 से कितनी हो गई 26। बात समझ में आई आपको? अगर मैं इसको ईयर ए, इसको ईयर बी और इसको ईयर सी बोलूं, क्या बोल रहा हूं समझिएगा, तो ए और बी का रेशियो क्या आएगा, तो 25/26। क्यों? क्योंकि 4% से बढ़ी है, यानी 1/25 से बढ़ी है, तो 25 से कितनी होगी 26। तो ए रेशियो बी आएगा आपका 25/26। बोलिए, क्लियर? फिर B से C वापस 4% बढ़ी है, यानी रेशियो वापस से 25 से 26 होगा, यानी B रेशियो C कितना होगा वापस 25 से 26 होगा। तो अब यहाँ से मैं A, B और C निकाल सकता हूँ। कितना होगा? यहाँ पर देखिए A की वैल्यू 25 × 25 625, रेशियो B की यहाँ पर कुछ आएगी और C की 26 × 26 जो कि होता है 676। देखिए, ये 2 साल पहले की थी, ये 1 साल पहले की थी और ये आज की है, यानी प्रेजेंट की है। आपको कब की बताई गई है? आपको आज की बताई गई है। तो इसकी वैल्यू अगर 67,600 है तो एक की वैल्यू 100 होगी, और अगर एक की वैल्यू 100 है तो 2 साल पहले 625 थी, यानी 625 की वैल्यू कितनी होगी 62,500, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो देखिए, वही तरीका है, उसी तरीके से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जैसे पहले किया था, बस यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, इसलिए आपको अजीब लग रहा होगा, बाकी तरीका बिल्कुल वही है कि नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। एक गांव में एक महामारी फैली हुई जिससे 5% आबादी की मृत्यु हो गई। शेष में से 20% भाग गए। यदि वर्तमान में इतनी जनसंख्या है तो मूल रूप से गांव में जनसंख्या थी कितनी थी, बेसिकली ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, पहले तो आपको 5% कम करनी है और फिर 20% और भगाने हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले 5% का फ्रैक्शन बोले। अगर आप 5% का फ्रैक्शन देखेंगे तो आपको याद आना चाहिए 1/20, यानी पहले वो 20 से 20 में एक कम हो गई, यानी कितनी बची 19। तो पहले 20 थे तो अब कितने बचे 19। फिर उसने बोला 20% भाग गए। 20% मतलब अब कितना कम करना है 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से कितने हो जाएंगे 4। भागने का मतलब कम या ज़्यादा? कम है ना, तो 5 में कम करेंगे कितना हो गया 4। अब देखिए, ये शुरुआत की जनसंख्या थी इनिशियल,
फिर ये मरने के बाद की, और ये मरने के बाद और भागने के बाद की। तो यहाँ से अगर मैं सबका रेशियो निकालूं तो क्या आएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 पंजे 100, रेशियो ये कितना हो जाएगा, कुछ भी होगा, ये कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो देखिए ये शुरुआत की थी, ये मरने के बाद के और ये भागने के बाद के। आपको कब की बताई है, आपको बताइए सबसे आखिरी वाले, यानी मरने और भागने के बाद के कितने हैं, इतने हैं। तो 76 की वैल्यू अगर आपको 4655 बताई है तो आपसे पूछी है 100 की वैल्यू। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, 1 की वैल्यू निकालिए और फिर 100 की वैल्यू बताइए। मैं इस क्वेश्चन का आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा कि इस क्वेश्चन पर कितने लोग आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है। यदि महिलाओं की जनसंख्या या महिलाओं की संख्या 5% की वृद्धि पुरुषों द्वारा 7.5 और कुल जनसंख्या में 6.5 की वृद्धि हुई है तो महिलाओं की कुल जनसंख्या क्या थी शुरुआत में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको इसका एक बेसिक मेथड बता देता हूँ। 8000 टोटल लोग थे, इसमें से अगर मेल को मैं x मानूं तो फीमेल को कितना मानूंगा, y मत मानिएगा, 8000 माइनस x मान लीजिएगा। ठीक है, अब यहां से देखिएगा कि अगर मैं बोलूं कि मेल बढ़े थे 7.5%, यानी इसका 7.5 बटा 100 बढ़ा। फीमेल्स में 5% बढ़े, यानी फीमेल्स का 5/100 बढ़ा। और दोनों का मिलाकर टोटल में कितना बढ़ा, तो देखिए टोटल था 8000, 8000 का 6.5 यानी 6.5/100 इतना बढ़ा। यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मुझे मेल पता चल जाएगा, टोटल में से माइनस कर देंगे तो फीमेल पता चल जाएगा। बट ये सही तरीका होगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, तो सही तरीका क्या होगा, चलिए देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर एलिगेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना समझाता हूँ। देखिए, पुरुष मेल, महिलाएं फीमेल, और इन दोनों को मिलाकर ही तो टोटल गांव बनता है ना। तो इसको समझिएगा कि मेल में अगर 7.5% बढ़ा है और फीमेल में अगर 5% बढ़ा है तो टोटल गांव में कितना बढ़ा है, 6.5% बढ़ा है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि दो चीज़ों को मिलाकर एक तीसरी चीज़ बनाई जा रही है। एलिगेशन हमें क्या बताता है, नीचे बताता है मात्रा का अनुपात। तो हमें भी तो वही चाहिए ना, पुरुष और महिलाओं की मात्रा का अनुपात। देखिए यहाँ पर माइनस करूंगा तो ये 1.5 आएगा, यहाँ माइनस करूंगा तो 1 आएगा, रेशियो निकालूंगा तो 3:2 आएगा। यानी पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है, 3:2। तो टोटल कितने हो गए, 5। टोटल हैं कितने, 8000। तो 5 अगर 8000 के बराबर तो 1 की वैल्यू 1600 के बराबर। और अगर 1 की वैल्यू 1600 तो महिलाएं तो 2 ही थी, यानी 16 दूनी 3200। महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 3200। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर मेल अलग बढ़ते हैं, फीमेल अलग बढ़ते हैं और टोटल अलग बढ़ा हुआ दिखाई दे, यहाँ पर एलिगेशन लगाना इज द बेस्ट वे, क्योंकि हमें यहाँ पर रेशियो डायरेक्टली मिल जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लें पहले। एक कस्बे में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं। ठीक है, 1000 लोग हैं, इनका 60% 600 होगा, तो ये मेल हो गए। बचे 400 ये फीमेल होंगी। हालांकि क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं पहले। जिसमें से 20% साक्षर हैं। 600 का 20% 20% ये लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, यानी 120 लोग पढ़े लिखे हैं। तो बचे कितने, 480 लोग, ये अनपढ़ होंगे। यदि सभी निवासियों में से 25% साक्षर हैं, टोटल का 25%, टोटल का 25%, 1000 का 25% 250 होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं। 1000 का 25% 250, जिसमें से 20% तो मेल है। तो शहर की महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। देखिए 250 में से 120 यहाँ है, तो बताइए महिलाएं यहाँ पर कितनी होंगी, 130 होंगी, जो पढ़ी लिखी होंगी, एजुकेटेड होंगी। ये लिटरेट है, ये भी लिटरेट है। 250 में से 120 पुरुष है तो बचे 130 महिलाएं होंगी। 400 में से 130 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 130 बटा 400 गुणित 100। बोलिए क्लियर। डिवाइड करेंगे 400 से, यहाँ पर डिवाइड करने कितना आता है, 4 तिया 12, 1 बचेगा, 4 दूनी 8.5, 32.5 महिलाएं, प्रतिशत महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको नंबर्स निकालने थे और आंसर बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 9800 है। एक साल में पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। देखिए इसको पढ़ के कुछ ऐसा याद आ रहा है, महिलाएं अलग बढ़ रही हैं, पुरुष अलग बढ़ रहे हैं, गांव की जनसंख्या इतनी हो गई है, वृद्धि के पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। देखिए यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि कितने परसेंट टोटल लोग बढ़े। पहले क्या था, मुझे मेल का पता था कितना बढ़ा, फीमेल का पता था कितना बढ़ा, टोटल भी बताया जा रहा था मुझे टोटल कितना परसेंट बढ़ा, पर यहाँ पर परसेंटेज नहीं बताया। उसकी जगह उसने बता दिया कि पहले लोग इतने थे अब लोग इतने हैं। क्या मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ कितने परसेंट बढ़े? कैसे? देखिए टोटल अगर आप देखेंगे तो कितना बढ़ा, 10,437 में से अगर आप 9,800 घटा दें तो कितना बचेगा? देखिए 7, 3, 14, 2, 6 और ये हो जाएगा इतना, तो 637 इतने लोग बढ़े हैं कुल मिलाकर। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, तो 637 अपॉन 9800 इंटू 100 डिवाइड कर दें, इसका परसेंटेज निकालेंगे कितना आएगा, डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 6.5%। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब देखिए मेरे पास अब तीनों चीज़ें हैं। मेल कितने बढ़े? मेल बढ़े हैं 8%। फीमेल कितनी बढ़ी? फीमेल बढ़ी हैं 5%। टोटल कितना बढ़ा? 6.5%। दिया नहीं था, मैंने निकाला है। कैसे निकाला? पहले ये देखा कि कितना बढ़ा, कितने में से बढ़ा, डिवाइड किया तो पता चला 6.5% लोग बढ़े हैं। एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात माइनस करेंगे 1.5 माइनस करेंगे 1.5, रेशियो होगा 1:1। और 1:1 के बारे में हम क्या जानते हैं, 1:1 का मतलब बराबर, यानी जितने पुरुष उतनी महिलाएं, यानी आधे पुरुष और आधी महिलाएं, तो इसके आधे पुरुष होंगे और इसकी आधी महिलाएं होंगी, तो महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या बराबर होगी 4,900। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई? ये रेशियो कुछ और होता तो उस हिसाब से हम फिर टोटल देखते कि 2 बराबर 9,800, तो एक की वैल्यू 4,900, तो एक की वैल्यू 4,900, इस तरीके से हम निकालते अगर अलग अलग होता। तो अभी मेरे पास रेशियो बड़ा सिंपल सा आ गया था तो मैंने डायरेक्ट हाफ करके बता दिया। बोलिए क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टाइप की ओर, जिसे हम बोलते हैं इलेक्शन वाले क्वेश्चंस। टाइप नंबर 11 पर आ चुके हैं हम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 40% वोट हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हारा। वो हार गया है, ऑब्वियसली 40% वोट मिले हैं। तो मतदान के लिए वोटों की कुल संख्या क्या थी, यही निकालना है। चलिए देखिए, ऑब्वियसली अगर एक व्यक्ति को 40% वोट मिले होंगे तो दूसरे को 60% मिले होंगे। तो मुझे बताइए, जिसको 60% मिले और जिसको 40% मिले तो जीता कौन? 60% वाला। कितने से जीतेगा? 20% से जीतेगा। और इसी 20% की वैल्यू मुझे क्या बताई है, 298 बताई गई है। अब मुझे कितने की वैल्यू चाहिए? मुझे तो 100% चाहिए है ना, क्योंकि टोटल तो हमेशा 100% होता है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो भी निकाल सकते हैं, या 20 से डिवाइड करके फिर वो सब भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 20 × 5 100 हो जाता है। और यहाँ पर भी कितने का मल्टीप्लाई करूँगा? 5 का। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 8 पंजे 40, 0 4 कैरी 45 और 4 49 का 9 4 कैरी 4 दूनी 8 1490, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। देखिए जो भी टोटल लोग थे, एक्स लोग थे, आप उसको 100 भी मान सकते हैं, इसमें से 75% लोगों ने ही वोट डाला, यानी एक्स का 75% लोगों ने वोट डाला। फिर आगे क्या बोला है, जिनमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। तो अब देखिए इसका 2% अवैध घोषित, 2% खत्म, किसका? इस पूरे का। तो मैं बोल सकता हूं 75% का 98% ही बचा, इस पूरे का 98% बचा। और मुझसे क्या बोला गया उसके बाद, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले
जो वैध वोटों का 75% था। एक व्यक्ति, कौन है वो? सपोज ए और बी दो व्यक्ति हैं, इसमें से एक आदमी को कितने वोट मिले? 9261, जो कि कितना था? वैध मत। ये आपके वैध मत थे। देखिए ये टोटल था, इसमें से 25% एब्सेंट हो गए। डायरेक्टली नहीं बताया बट समझ गए ना, 75% आए थे यानी 25 एब्सेंट होंगे, तो ये एब्सेंट लोग थे। इसमें से 75% लोग आए हैं, ये यहाँ से भी 2% और कम हुए, अवैध हो गए, तो ये जो बचे ये क्या कहलाएंगे? मेरे वैध मत। इनका 75% एक आदमी को मिला, इस पूरे का 75% एक आदमी को मिला, और उसको नंबर में कितना मिला? 9261 मिला। तो आपसे क्या पूछा गया है? उस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने नामांकित किया था? बिल्कुल, देखिए इसको मैं इजी तरीके से आपको बनाने की कोशिश करता हूं। कुछ जानकारी मैं यहां से मिटा देता हूं। अब देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर कुछ लोगों को मुझे गायब भी करना है, तो अगर मैंने 100 लिया तो देखिए 100 में क्या होता है कभी कभी कि नंबर कटने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, तो मैं इसको 1000 मानता हूं। अब 1000 का 75% कितना होता है? तो ये होता है 750। फिर इसमें से 2%, तो अब मैं 750 का 2% निकालूंगा तो कितना होता है पता? 15 होता है। तो 15 लोग यहाँ से गायब हो गए, तो बचे कितने? ये बचेंगे 735। बोलिए क्लियर? इसका ये वैध मत है, ये वैध मत है। इसका 75% एक आदमी को मिला। किसका? 735 का 75/100 ये एक आदमी को मिला, और ये कितने वोटों के बराबर है? तो ये है 9261 के बराबर। आपसे पूछा गया है 1000 की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से आप पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे? 1 की वैल्यू निकालेंगे और फिर 1000 की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा, पर आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा ही कुछ लंबा खिंचा जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर करना क्या है वो समझिएगा। जो भी नंबर दिए हैं पहले, या जो भी परसेंटेज दिए हैं, ज़रा इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। 75% फ्रैक्शन क्या होता है? 75% का फ्रैक्शन होता है 3/4। इसके बाद 2% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/50। और फिर यहाँ पर अगेन 75% बोला है, यानी वापस आपको 3/4 लेना पड़ेगा। अब एक काम करिए, जो फ्रैक्शंस है ना, इसका जो नीचे वाला नंबर है इसका ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 200। अब अगर आपने ये ले लिया तो काम काफी आसान हो गया। कैसे? देखिए, जो भी एलसीएम आएगा आप उसको टोटल नंबर मान लीजिएगा। किसका टोटल नंबर? जो टोटल आपके वोटर्स हैं उनको। एलसीएम 200 आया, मैंने 200 माना कि 200 लोग थे, इसमें से 25% नहीं आए, तो आए कितने? 75%। 200 का 75% निकालेंगे 150 होता है। इसमें से 2% और निकल गए। अब इस बार 150 का 2% निकालें, कितना जाएगा? 3, तो बचेगा कितना? 147। बोलिए क्लियर है? अब यहां से इसका 75% एक आदमी को मिला, इसका 75% कहने का मतलब 147 का 3/4 ये एक आदमी को मिला, और मिला कितना? तो ये मिला है 9261। अब देखिए नंबर थोड़े से छोटे हो गए हैं, और यहां से अब इनकी वैल्यू निकालना आसान है। यहां से मैं एक पार्ट की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे? 9261 इंटू 4/3 इंटू 147 मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद एक की वैल्यू कितनी आएगी? जब ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 84। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, एक पार्ट की वैल्यू 84 है, आपके पास जो टोटल लोग थे वो कितने थे? 200। तो अगर मैं 2 की वैल्यू पूछूं तो कितना बोलेंगे? आप बोलेंगे 168, और 200 की वैल्यू पूछूं तो 2 जीरो और लगा लेंगे, यानी 16800 लोग आपके पास शुरुआत में थे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से करने से नंबर्स थोड़े छोटे हो जाते हैं। तो आपके पास जो भी परसेंटेज दिया उसका फ्रैक्शन ले ले, और जो नीचे वाले नंबर है ना उनका एलसीएम ले लीजिए और उसको टोटल मान लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लें पहले। एक चुनाव में मतदाताओं की सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली रखे, यानी बेसिकली इन 60 लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को सूची में से सभी मतदाताओं का 47% समर्थन था। सभी मतदाताओं यानी टोटल का 47%, और उसे अपने प्रतिद्वंदी से
308 वोट अधिक मिले सूची में मतदाताओं की संख्या थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक बहुत अच्छे लेवल पर क्वेश्चन। चलिए अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। मैंने अभी आपको बोला था ना, जो भी आपको दिखे आप उसका एलसीएम ले लीजिएगा। 10% देखिए 1/10। इसके बाद 47%, तो देखिए अब आप बोलेंगे कि सर 47% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये 47/100 आएगा, ये कटेगा नहीं, ये कुछ नहीं होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जहां पर आपको बीच में कहीं पर एक नंबर दे दिया जाए, 60 मत, परसेंट नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक नंबर है। पिछले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर सब कुछ फ्रैक्शन परसेंटेज में ही था, नंबर कहीं नहीं था। यहाँ पर 60 नंबर मत कम करने हैं। ऐसी जगहों पर बिल्कुल रिस्क मत लेना, नंबर को मानना x। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो कितने लोगों ने दिया होगा? 90% ऑफ x ने दिया होगा। बोलिए क्लियर है? इसमें से अब आप समझिएगा 60 लोग और कम कर दीजिए, क्योंकि इसने यहाँ पर 60% या 66% या कुछ वैसा नहीं बोला है, तो हम यहाँ पर 90% ऑफ x में से 60 कम करेंगे क्योंकि इन लोगों ने खाली छोड़ दिया था। अब ये जो मत है ये मेरे वैध मत है। इनमें से कुछ मत ए को मिलेंगे, कुछ मत बी को मिलेंगे। दो उम्मीदवार हैं। ए को कितना मिला? जो टोटल वोट था उसका 47% इसको मिल गया। किसका टोटल वोट? यानी एक्स, जो भी मतदाता सूची थी एक्स, इसका 47 ए को मिल गया। तो बी को कितना मिलेगा? तो देखिए ये वैध मत से इतने को घटा दें तो बी का पता चल जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, इसमें से वैध मत में से इसको घटा देते हैं। कितना बचेगा? 43% एक्स प्लस 60। इसमें से इसको माइनस करेंगे, सॉरी ये -60 है यहाँ पर, तो -60 यानी इतना परसेंट वोट बी को मिला। फिर मुझसे बोला गया कि जीतने वाले को इतने वोट अधिक मिले, यानी यहाँ से इसको कितने वोट ज़्यादा मिले? 308 वोट। तो अगेन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये इन दोनों का अंतर ही तो है। तो अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कैसे आएगा? तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 4% एक्स प्लस 60 इक्वल्स टू 308, ये मिलेगा मुझे। यहाँ से मैं 60 वहाँ पर माइनस कर दूंगा, यानी 4% ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा? 248 के बराबर होगा। 4 से डिवाइड कर दूंगा, या अगर ये 4/100 है इंटू एक्स इक्वल्स टू 248 है तो 4 से डिवाइड कर दें, कितना आएगा? यह आ जाएगा 62, और x की वैल्यू इक्वल्स टू 6200। ये थे टोटल लोग। ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। अगर ऐसा कोई नंबर बीच में से घटाया जा रहा है तो बिल्कुल रिस्क मत लेना, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने कुछ नंबर लिया तो गलती ये भी हो सकती है कि अगर आपने इसको 100 ले लिया, इसको 90 मान लिया, 90 में से 60, तो यहाँ पर आपने 30 लिख दिया, गलत हो गया क्वेश्चन। इसलिए ऐसी जगहों पर एक्स लेकर काम कर लें, ज़्यादा बेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने के इसके बिल्कुल चांसेस बनते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक लड़के को जिसे 3/1/2% की राशि का पता लगाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने 5/1/2% निकाल दिया, जिसका उत्तर 220 है। ये 220 है, 220 था। सही उत्तर क्या रहेगा? बात समझिएगा, इस लड़के को एक नंबर दिया गया था x, इसका उसे निकालना था 3/1/2%, ये बताना था उसको। पर उसने क्या किया, गलती से x का 5/1/2% निकालकर बताया 220। अब आपको निकालना है कि सही आंसर क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लिया करें। सपोज ये कोई नंबर होगा y, मान सकते हैं x कैंसिल हो जाएगा। ये 3/1/2 का मतलब क्या होता है? क्या ये 3 दूनी 6 और एक 7/2 बोल सकता हूँ मैं इसको, और परसेंट है यहाँ पर मैं इसको क्या मैं 11/2% बोल सकता हूँ। परसेंट से परसेंट कैंसिल, ये आ जाएगा y/220। 2 से 2 कैंसिल, 11 से काट लेंगे इसको कितनी बार में? 20 बार में, और 20 सत्ते 140। y की वैल्यू आपको यहाँ से डायरेक्टली 140 मिल गई। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। ऐसी जगहों पर इक्वेशंस अगर आपके पास दो बन रही हैं, बीच में कुछ प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लें, ज़्यादा इजीली आंसर निकल आता है ना। चलिए अब हम देखते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन।
परसेंटेज कंसेप्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भारत और पाकिस्तान के मैच के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित तिथि पर दोनों देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सफलता दर 60% है। यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हुए थे, उसमें 60% टाइम पाकिस्तान जीता है और 40% टाइम इंडिया जीता होगा। बोलिए क्लियर है। यहाँ से मैं इनका रेशियो अगर निकालूंगा तो क्या आएगा 2:3। किसका? इंडिया और पाकिस्तान का। आगे क्या बोला है देखिए, पाकिस्तान अगले 30 एक दिवसीय मैच हार गए और उनकी सफलता की दर 40% हो गई। अगले 30 एक दिवसीय मैच पाकिस्तान हार गए, अब वो 40% पर आ गए, तो बताइए इंडिया कितने परसेंट पर आ गया होगा? 60% पर। यहां से रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो हो गया 3:2। दोनों देशों के बीच खेले गए एक दिवसीय मैचों की कुल संख्या है। आपको टोटल नंबर निकालना है, उतनी बड़ी कोई बात नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहां से इस रेशियो से इस रेशियो में आने में हुआ क्या, 30 मैच एक दिवसीय मैच इंडिया जीत गया और पाकिस्तान हार गया। तो मैं ऐसा देख सकता हूं कि यहां पर इंडिया के पाले में 30 मैच जुड़ गए। तो आप गलती से भी यहां पर 30 घटा मत देना। क्यों? क्योंकि ये जो परसेंटेज चल रहा है ना, ये परसेंटेज विनिंग परसेंटेज है। कौन कितने मैच जीता? इंडिया पहले 40% जीता था, पाकिस्तान 60% जीता था। अब इंडिया 60% जीता है, पाकिस्तान 40% जीता है। बीच में क्या हुआ कि इंडिया ने 30 मैच जीत लिए। हारने की कहीं कोई बात नहीं की गई है, तो हारने के लिए यहाँ पर माइनस मत करिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जीते की बात हो रही है। तो इंडिया पहले 2 पर था, 3 पर था, यहाँ पर 30 बढ़ गए। पर पाकिस्तान तो इसके बाद एक भी मैच नहीं जीता ना, तो यहाँ पर अगर 3 है और यहाँ 2 है तो इन संख्याओं को बराबर होना चाहिए, क्योंकि जीता तो इसके बाद इसने एक भी नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, 4:6 और यहाँ रेशियो हो जाएगा 9:6। इंडिया पहले 4 जीता था, अब 9 जीत चुका है। पाकिस्तान पहले भी 6 था, अभी भी 6, क्योंकि इसके दौरान तो वो जीता ही नहीं। यहाँ पर ये कितना बढ़ा? 5। क्यों बढ़ा? उन 30 मैचों के कारण। तो 5 की वैल्यू अगर 30 मैच है तो 1 की वैल्यू कितने मैच होंगे? 6 मैच। एक हिस्से की वैल्यू 6 मैच, तो टोटल मैचेस कितने हो गए देखिए 15, और 15 छके 15 × 6 कितना हो जाएगा 120। यानी अभी तक टोटल कितने मैच खेले जा चुके हैं 120। यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। देखिए ये हमारा कंसेप्ट वीडियो का लास्ट सेशन था। नेक्स्ट सेशन हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर रखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पर पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, यहाँ पर जो भी मैंने ट्रिक्स बताई वो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।